जनरली सबके मन में एक भय होता है सब्जेक्ट को लेके। भय क्या होता है कि यार अभी इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे को बहुत सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारा डेटा, फिगर्स, ये सब रटने पड़ेंगे। ये जो किताब है मैंने पूरे एक ऐसे स्टूडेंट के लिए लिखी है जो कि जिसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको कोई मैथ्स वैथ से भी डर लगता है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आप समझते हैं। जो डायग्राम्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, कोई भी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने उनका भरपूर यूज़ किया है। मैंने बड़ी मतलब एकदम जो लूसिड लैंग्वेज होती है, एकदम इस तरीके से आपको लगेगा जब आप पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई नॉवल पढ़ रहे हो या कोई स्टोरी बुक आप पढ़ रहे हो, इस तरह की किताब मैंने लिखी है। यूपीएससी की अपेक्षा होती है कि आपको सब्जेक्ट की इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी सामान्य लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर, देश की अर्थव्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। Extend my heartfelt gratitude to Vikas Ranjan sir and team Triumph IAS. My association with Vikas Ranjan sir has been quite long. I have been a student of the foundation course as well as the test series. I did my foundation course from Triumph IAS, the test series also. विकास सर से अपने ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप ली थी। I have been a student of sociology test series at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me. I was enrolled in sociology test series and essay test series from Triumph IAS. मैंने क्लासरूम प्रोग्राम Triumph IAS के साथ किया and after that मैंने टेस्ट सीरीज स्टडी करी थी। Triumph IAS से थी। What has been incredible because मैं आती थी सर के बाद sociology बहुत हेल्प हुई। तो विकास सर ने पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था। मैं सर से फ्रीक्वेंटली आके मिली हुई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आंसर में। मैं विकास सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ सोशियोलॉजी। पर्सनल टाइम एंड मेंटरशिप व्हेनेवर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव अग्रवाल, यूपीएससी 2013 का रैंक 1 और करेंटली मैं आईएएस हूं एंड राजस्थान काडर के अंदर पोस्टेड हूं और मेरी करंट पोस्टिंग जो है वो जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस की। यूपीएससी का जो पेपर होता है उसके अंदर जीएस की बहुत महत्वता होती है। कुल मिला के 7 पेपर होते हैं, जिनमें से 4 पेपर यानी 1000 मार्क्स के जो 4 पेपर होते हैं वो जनरल स्टडीज़ के ही होते हैं। और ये जो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं ये बाकी आप देखेंगे ऑप्शनल और ऐसे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इनमें भी यदि हम बात करें स्पेसिफिकली तो आप देखेंगे तो GS2 का पेपर होता है और GS3 का जो पेपर होता है, इनके काफ़ी कंपोनेंट आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की ही बात करूँगा एंड उसका रीज़न ये है कि मेरे को एक तो मेरे इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है और दूसरा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए मैंने अभी रिसेंटली एक बुक भी लिखी है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी के अंदर है, जो आपको अमेज़ॉन या किसी भी बुक स्टोर के ऊपर मिल सकती है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के जीएस वाले इकोनॉमिक्स पेपर की। सबसे पहले हम देखें कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस कितनी रहती है। मैं आपको बताऊं, जैसे पिछले 8 सालों के यदि हम प्रीलिम्स के पेपर देखें तो प्रीलिम्स के पेपर यदि हम देखेंगे तो उनके अंदर लगभग 20% सवाल जो हैं वो सीधे सीधे इकोनॉमी के पूछे जाते हैं। तो पिछले 7 यदि मेंस के पेपर हम उठा के देखेंगे तो उनमें 1/6 यानी कि लगभग 16% जो वेटेज होता है वो सीधे सीधे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवालों का रहता है। तो क्लियर बात है कि इकोनॉमिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। और मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरा तो ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही था और इनफैक्ट मेरी रैंक 1 भी इकोनॉमिक्स की वजह से ही आई थी, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स में ना केवल इकोनॉमिक्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे बल्कि अक्रॉस ऑल द ऑप्शनल जितने भी जो लोगों के मार्क्स थे ऑप्शनल्स में, सभी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। इसी वजह से मेरी रैंक 1 आई थी। और साथ ही क्या है कि मैं तो जैसे मैंने एमबीए भी किया था, वो मैंने फाइनेंस भी किया था, मैं साथ में इकोनॉमिक्स के कोर्सेज उठाता रहता था सारे के सारे, और उन सभी में मैं A+ मारता था। और उसके अलावा फिर वहाँ एमबीए करने के बाद मैंने 3 साल सिटी ग्रुप हांगकांग में काम किया था। वहाँ पे मैं क्या है कि जो मार्केट्स होते हैं, इक्विटी मार्केट्स, करेंसीज, बॉन्ड मार्केट्स, ये सारे ट्रेड किया करता था। और उन सभी जब ये मार्केट्स आप ट्रेड करते हो तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस होते हैं, ये सारे फाइनेंशियल मार्केट्स में इकोनॉमिक्स का काफ़ी क्रूशल रोल रहता है। तो क्या है कि धीरे धीरे मेरी काफ़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी सब्जेक्ट के बारे में। तो अगेन लाइक कमिंग बैक टू कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस फ्रेंड्स इस तरह से था कि मुझे मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे एक्चुअली कोई अच्छी इकोनॉमिक्स की बुक मिल नहीं पाई थी। तो उस वजह से मेरे को काफ़ी स्कैटर्ड तरीके से कई सारे
बीसीओ कोई रिसर्च पेपर्स और अलग अलग सोर्सेज से मेरे को पूरी अपनी तैयारी करनी पड़ी थी। उसके बाद में हाल ही में जब ये बुक लिखने की बारी आई तो मैंने दोबारा सर्वे किया था कि मार्केट में अभी इकोनॉमिक्स की बुक कैसी चल रही है। तो अगेन आई फाउंड आउट कि अभी तक ये जो नीड थी एक अच्छी इकोनॉमिक्स की बुक की, ये नीड फुलफिल नहीं हुई थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो है मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ और फिर इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट उठाया था। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं, ये जो किताब है मैंने आपको मेरा बैकग्राउंड बताया, इस वजह से लिखी मैंने और मेरे को क्लियरली एक नीड दिख रही थी स्टूडेंट्स की। अब इस बुक के अंदर मैं आपको बताऊं कि जैसे टिपिकली जब मैंने दूसरी बुक्स देखी थी, तो आप कोई भी दूसरी बुक्स देखेंगे या आप इन जनरल बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में एक ऐसे स्टूडेंट से जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो जनरली सबके मन में एक भय होता है सब्जेक्ट को लेके। भय क्या होता है कि यार अभी इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे को बहुत सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारा डेटा, फिगर्स, ये सब रटने पड़ेंगे, बहुत सारी डेफिनेशन रटनी पड़ेंगी, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फलाना ढिमाका, फिस्कल डेफिसिट, ये सब रटना पड़ेगा, राइट। जनरली इस तरह की मानसिकता रहती है। अब क्या होता है कि हमारा जो इंसानों का हमारा ह्यूमन माइंड जो होता है, ओके, हमारा माइंड इस तरीके से ईश्वर ने बनाया ही नहीं है कि हम बहुत सारा डेटा एक साथ डालें उसके अंदर और उसके बाद में सीधे सीधे रिकॉल करके उलट दें, ओके। रटने के लिए हमारा माइंड नहीं बना है, इस सारे कामों के लिए कंप्यूटर होता है। हमारा माइंड किस लिए बना है? ईश्वर ने हमारा माइंड बनाया है कि हम किसी भी चीज़ के कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को भी यदि देखेंगे, इवन एज सिंपल चीज़ है कि हथौड़ी से कोई यदि आपको कील भी ठोकनी होगी, तो भी छोटा बच्चा आप देखना बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको देखता है। वो तब तक उसका इंटरेस्ट रहता है जब तक वो उस चीज़ को पूरा की पूरा समझ नहीं पाता। फ्रेंड्स, ऐसे ही ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर डेटा को, स्टैटिस्टिक्स को रटने का कोई भी स्कोप नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आप समझते हैं, तथा साथ ही जो है पूरी जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो एक कहानी की तरह होती है। जैसे आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं, राइट, मूवी देखते हैं आप, मूवी के अंदर एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, प्लॉट होता है, डायलॉग्स होते हैं, नाच गाने होते हैं, राइट, कई सारे मूविंग पीसेस होते हैं जो टुगेदर आके एक अच्छी मूवी बनाते हैं। उसी तरीके से जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके भी कई सारे मूविंग पार्ट्स हैं। आपका जो है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, फिस्कल आपका साइड होता है, आपके इंटरनेशनल ट्रेड होता है, बैंकिंग होती है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर आपकी देश की अर्थव्यवस्था बनाती है। ये पूरी कहानी है, ओके। तो जो बेसिकली ये जो फिलॉसफी है मेरी, ये जो अप्रोच है, जिस तरीके से मैंने इस सब्जेक्ट को अप्रोच किया था और मैंने मेरे टाइम के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स में लेकर आया था, उसी अप्रोच को, उसी फिलॉसफी को मैंने इस किताब के अंदर उतारा है। किताब आपको जो है पूरी तरीके से, एक तरीके से ना जो स्टोरी टेलिंग अप्रोच है उससे मिलेगी। प्लस इसके अंदर क्या किया है कि आप देखेंगे कि ये जो किताब है मैंने पूरे एक ऐसे स्टूडेंट के लिए लिखी है जो कि जिसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको कोई मैथ्स वैथ से भी डर लगता है, एकदम टोटली नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड, टोटली एकदम बेसिक बिगिनर्स के लिए। इसलिए आप देखेंगे इस बुक के अंदर कई सारे मैंने जो डायग्राम्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, कोई भी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने उनका भरपूर यूज़ किया है, राइट। उसके अलावा एक, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स की, तो यूपीएससी की अपेक्षा होती है कि आपको सब्जेक्ट की इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी सामान्य लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर देश की अर्थव्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। कि फॉर इंस्टेंस जो आपके वेरियस न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मान लीजिए कि अभी जैसे रिसेंटली ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था तो उससे ऑयल की कीमत ऊपर जा रही है, इंडिया का मार्केट नीचे गिर रहा है, डॉलर आपका स्ट्रेंथन कर रहा है, ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है आखिर, ओके। तो आप देखेंगे इस किताब के अंदर मैंने खूब सारी न्यूज़ हेडलाइंस का भी इस्तेमाल किया है और बेसिकली आपको सिखाया है कि किस प्रकार से जो डे टू डे इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के जरिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जब मैंने तैयारी की थी तो जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, राइट, वो मेरे लिए गाइडिंग एकदम नॉर्थ स्टार की तरह थे, ओके। क्यों? क्योंकि वो आपको बताते हैं कि अमूमन यूपीएससी किस लेवल के सवाल पूछती है, ओके। यूपीएससी कभी सवाल रिपीट नहीं करती, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन यूपीएससी पैटर्न्स हमेशा रिपीट करती है। आई मीन ले दे के सिलेबस तो वही है,
ले दे के टॉपिक्स तो वही हैं, तो उनमें जो सवाल आने हैं वो ले दे के सवाल तो उसी प्रकार के सवाल आप वर्ष दर वर्ष आते हैं। सेम सवाल नहीं आता, एक ही टॉपिक को पूछने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सवाल के टॉपिक्स हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो मोर और लेस आपका सेम रहता है। तो यदि आपकी तैयारी इस लेवल की है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप इस साल के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, यदि आपकी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनसे वहाँ सीख ले सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स के अंदर हमारी क्या वीकनेस है, उनके ऊपर वर्क करके धीरे धीरे आप इस साल के भी क्वेश्चन पेपर के लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो जब मैं ये किताब लिख रहा था, तो मैंने जो है इस पूरी किताब को काफ़ी जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनके अराउंड सेंट्रिक रखा, ओके। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी पैटर्न्स रिपीट करती है, तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी पूरा सीमलेसली, ऐसा नहीं कि लास्ट में कहीं दे दिए हों, पूरा उनको सीमलेसली जब मैं कोई कंसेप्ट समझा रहा होता हूँ तो उसी के तहत जो है, उसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को यूज़ करके मैं वो कंसेप्ट समझाता हूँ, एकदम सीमलेसली टेक्स्ट के अंदर इंटीग्रेटेड है। एंड फाइनली इस किताब के अंदर मैंने बड़ी मतलब एकदम जो ल्यूसिड लैंग्वेज होती है, एकदम इस तरीके से आपको लगेगा जब आप पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई नॉवल पढ़ रहे हो या कोई स्टोरी बुक आप पढ़ रहे हो, इस तरह की किताब मैंने लिखी है फ्रेंड्स। अब हम आए जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है, थोड़ी हम डेप्थ में आते हैं कि इस किताब के पीछे जो वेरियस फिलॉसफीज़ हैं वो किस तरह से हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के अंदर लगभग 20% सवाल इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, मेंस के अंदर 16% सवाल आपके इकोनॉमिक्स के होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, या जो प्रीलिम्स के अंदर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वही आपके उसी तरह के सवाल मेंस से पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे यदि हम प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है आपका मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिससे लगभग आपके 42% सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका मैक्रो इंडियन इकोनॉमी, जिससे लगभग आपके 25% सवाल पूछे जाते हैं। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, जिससे आपके लगभग 13% सवाल पूछे जाते हैं। यानी प्रीलिम्स के दोस्तों 80% सवाल सिर्फ इन तीन टॉपिक से पूछे जाते हैं। इनमें भी यदि हम देखें द नेचर ऑफ क्वेश्चंस का यदि हम एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के अंदर इन टॉपिक से जो सवाल पूछे जाते हैं वो मेनली कंसेप्चुअल होते हैं, ओके। तो आप देखेंगे मैंने किताब के अंदर भी यही किया कि बेसिकली आपके जैसे स्टार्टिंग हमने की है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस से, सबसे पहले उसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझाया है और फिर धीरे धीरे उसके एप्लीकेशन, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं उनको फिर टेकअप किया गया है। ऐसे ही यदि आप मेंस का देखेंगे तो मेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चर होता है, जिससे लगभग 33% सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडियन इकोनॉमी का, जिससे लगभग 30% सवाल पूछे जाते हैं। एंड फाइनली इंक्लूसिव ग्रोथ, जिससे लगभग 27% सवाल पूछे जाते हैं। यानी इन तीन टॉपिक से 90% सवाल आपके पूछे जाते हैं मेंस में। अब लेकिन डिफरेंस प्रीलिम्स और मेंस में ये है कि जहाँ प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट होते हैं, मेंस के अंदर आपके एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आपके नैरेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आप देखेंगे किताब के अंदर भी हम जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि किताब कंसेप्चुअल ओरिएंटेड से धीरे धीरे, जैसे जब ये फूड, एग्रीकल्चर या इंडियन इकोनॉमी टाइप्स के टॉपिक्स आते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये आपकी स्टोरी टेलिंग या आपकी नैरेटिव वाली अप्रोच के अंदर आती जाती है, राइट। फाइनली एक चीज़ और आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि मैंने नहीं लिए। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF या WHO, इस टाइप्स के। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये कि देखिए जब किताब लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखते हैं, राइट। आई मीन जैसे मान लीजिए मैं आज लिख रहा हूँ तो मैं आज तक के ही करंट अफेयर्स जो है ले सकता हूँ उस बुक के अंदर। आज के बाद क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप कुछ महीनों बाद पढ़ रहे होंगे, राइट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और कुछ दूसरे टॉपिक्स इस तरह के हैं जहाँ यूपीएससी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सवाल ज़्यादा पूछता है कंपेयर टू मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस के, जहाँ कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सवाल ज़्यादा पूछता है। तो कॉन्सेप्ट्स तो आप किताब में कवर कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम रीसेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो किसी बुक से आप कवर नहीं कर सकते। तो वहाँ यदि मैं आपको पुरानी चीज़ों के बारे में लिखता तो वो आपके समय की बर्बादी होती, राइट।
अब फ्रेंड्स हम बात करें कि इस बुक के अंदर डिटेल्स के अंदर कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर की हैं। सेक्शन 2 जो है, जैसा मैंने आपको बताया था, जो बेसिक आपके जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इसकी स्टार्टिंग होती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में जो आपको यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन पेपर में आज तक नहीं मिले। लेकिन यकीन जानिए प्रीलिम्स के अंदर जो 50% इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। ये कंसेप्ट है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का, जिसके लिए जो इसके वो डिस्कवरर्स थे या जिन्होंने इसको इजाद किया था उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, राइट। और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का कंसेप्ट भी बड़ा सिमिलर है। और आप देखेंगे यदि किसी दिन आप आरबीआई के गवर्नर बनेंगे तो आपका 80-90% टाइम सिर्फ ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को जगल करने में ही ज़्यादा रहेगा, आप सिर्फ यही करते रहेंगे। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बड़ा सिंपल होता है कि कोई भी देश अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट्स और कैपिटल फ्लोज, इन तीनों को एकदम फ्री रख के इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। कि आप यदि ऐसा नहीं कर सकते कि आप मॉनेटरी पॉलिसी भी सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से तय करे, एक्सचेंज रेट भी अपने हिसाब से तय करे और कैपिटल फ्लोज भी पूरे रख सके। कहीं ना कहीं किसी सेंट्रल बैंक को, हर सेंट्रल बैंक को कहीं ना कहीं इनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इसी से जो है आपके सारे के सारे दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स चलते हैं। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं अखबारों के अंदर सब की सब इसी कॉन्सेप्ट से आता है, राइट। आई मीन फॉर इंस्टेंस अभी लेट्स से यूएस की सेंट्रल बैंक ने कुछ दिनों पहले अपनी इंटरेस्ट रेट कम की थी 50 बेसिस पॉइंट से, यानी आधा % से। अब कॉल उठ रही है कि आरबीआई भी अपनी रेट कम करे। क्यों कम करे, राइट। और यूपीएससी की भी यही अपेक्षा होती है अपने पेपर के अंदर कि ये जो डे टू डे इकोनॉमिक इवेंट्स हैं आपको इनके पीछे के कॉन्सेप्ट जो है समझ में आने चाहिए। तो हम ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी से मैं आपको शुरुआत करता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे इसके विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि कैसे मनी सप्लाई इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती है। फिर हम ये चर्चा करते हैं कि कैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी यानी इंटरेस्ट रेट्स हो गई या क्वांटिटेटिव ईजिंग हो गई, ये सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ आपकी कैसे इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई को प्रभावित करती हैं। इंटरेस्ट रेट खुद कैसे जो है इन्फ्लेशन को प्रभावित करती है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी सेंट्रल बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क होता है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन कैसे आपका डिमांड साइड इन्फ्लेशन होता है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है, आपका स्टैगफ्लेशन होता है, और इनके अराउंड वेरियस डिबेट्स आपके चलते रहते हैं। जैसे रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बात थी कि शायद आरबीआई को सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए या क्यों देना चाहिए, इस तरह के विषयों के बारे में भी हम पूरी चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं कि नॉर्मली आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यदि मान लीजिए किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी कर रही है, मान लो आपका जीडीपी तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो कंपनीज़ हैं उनके प्रॉफिट अच्छे होंगे, तो यानी कंपनीज़ की जो शेयर्स की प्राइस है वो ऊपर जाएंगी। यानी यदि आपके जीडीपी नंबर अच्छे आ रहे हैं या देश में एम्प्लॉयमेंट अच्छा आ रहा है तो अल्टीमेटली शेयर बाज़ार आपको ऊपर जाना चाहिए, राइट। लेकिन आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में एकदम इसका उल्टा हो रहा था कि आपके अमेरिका के अंदर जितने आपके एम्प्लॉयमेंट के अच्छे आंकड़े आते थे, अमेरिका का शेयर बाज़ार उतना गिरता रहता था। क्यों? इस तरह की बातें हम इस किताब के अंदर समझेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों कैसे फिस्कल पॉलिसी आपके इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी और इन्फ्लेशन की वजह से देशों की सरकारें गिर जाती हैं। आपको ज्ञात होगा कुछ समय पहले, 2-1 वर्ष पहले ब्रिटेन के अंदर लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी और सिर्फ 43 डेज के अंदर उनको रिज़ाइन करना पड़ गया था। और उसके बाद में भारत के जो है मूल के ऋषि सुनक वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। आई मीन क्या आपने सोचा होगा 100 साल पहले किसी ने या 150 साल पहले किसी ने कि कोई भारतवंशी ब्रिटेन का जाके जो है प्रधानमंत्री बनेगा। आई मीन उस समय के जो इंपीरियलिस्ट और कॉलोनिस्ट होंगे वो अपनी ग्रेव्स के अंदर आज भी जो है टर्न कर रहे होंगे। और ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि फिस्कल पॉलिसी लिज ट्रस की गलत साबित हुई थी, इसकी वजह से इतना कुछ हो गया। आप देखेंगे अर्जेंटीना है दोस्तों, अर्जेंटीना के अंदर जो अभी रिसेंटली राष्ट्रपति बने आवियर मिलेई एक चेन सॉ लेकर चलते हैं, एक चेन सॉ लेके चलते हैं और लिटरली उनका यही कहना है कि मैं जो है सरकार को काटूंगा, कि मैं वेरियस गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, सरकारी विभागों को मैं काट के आधा कर दूंगा। ये अर्जेंटीना में क्यों काम किया, राइट। इस तरह की बातें आपको इस किताब के अंदर समझाएंगे। फिर हम मूव करते हैं एक्सचेंज रेट्स के ऊपर कि कैसे एक्सचेंज रेट आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर फ़र्क डालती है, एक्सचेंज रेट कैसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर फ़र्क डालती है, एक्सचेंज रेट कैसे आपकी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर फ़र्क डालती है, एंड वाइस वर्सा, किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और फिर इन्हीं से अपन आगे बढ़ के बात करेंगे
कि कैसे आपके कैपिटल अकाउंट जो होता है, कि जो हम बात करते हैं FIIs, FDI की बातें करते हैं, या FDI और FIIs में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम फाइनली बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस होती है, जैसा हमने देखा था अभी रिसेंटली हमारे 2 पड़ोसी मुल्क थे, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिनके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, क्यों होता है, ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर टाइम एंड अगेन यूपीएससी बार बार सवाल पूछती रहती है। इन सारे के सारे कंसेप्ट की हम किताब के अंदर चर्चा करेंगे। फाइनली हम फिर इस बात में आएंगे कि क्यों जो है, जैसा मैंने कहा था ना, अमेरिका की सेंट्रल बैंक यदि जो है इंटरेस्ट रेट कट कर रही है, तो क्यों आरबीआई को भी मजबूरी में सेंट्रल रेट जो अपनी इंटरेस्ट रेट है वो आज नहीं तो कल कट करनी पड़ेगी, और नहीं कट करेगी तो क्या होगा। तो इस तरह की सारी बातों को हम समझते हैं। उसके बाद में अगला सेक्शन जो फ्रेंड्स है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है, जहां हम इन सारी बातों का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर देखेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस से, जहां आरबीआई अपने सारे के सारे वो नोट छापता है जो कि आपकी और मेरी जेब के अंदर रहते हैं, कैसे पूरे फाइनेंशियल तंत्र से ट्रैवल करके वो नोट हमारी जेबों तक पहुंचते हैं। हम बात करेंगे आरबीआई की लैफ विंडो की, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब बड़े बड़े नाम है, लेकिन बेसिकली लिटरली इट्स लाइक कि जैसे आप कभी किसी दुकान से, यहाँ जोधपुर के अंदर एक बहुत फेमस गुलाब जामुन की एक शॉप है, राइट। तो जैसे वो गुलाब जामुन की शॉप ओनर जो है वो एक काउंटर पे बैठ के गुलाब जामुन आप लोगों को देता है, उसी तरह से आरबीआई की एक विंडो होती है जिसको लैफ विंडो कहते हैं। एक्चुअल में उस काउंटर पे बैठ के कोई आपको नोट नहीं देगा, लेकिन एक लैफ विंडो होती है जिसके तहत आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर सारे के सारे जो पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उनको इंजेक्ट करता है या वापस लेता है। इसके लिए वो रिपो रेट को यूज़ करता है, इसके लिए वो रिवर्स रिपो रेट को यूज़ करता है, इसके लिए वो MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज़ करता है। घबराइए मत इन सब टर्म्स से, ये सिर्फ कहने के लिए बड़े बड़े टर्म्स हैं, लेकिन हम इनको पूरा की पूरा ब्रेक डाउन करके आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे होती। हम बात करेंगे मनी मल्टीप्लायर की, हम बात करेंगे कैसे आरबीआई यदि जो है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर 10 रुपये डालता है तो वो घूम घूम के 100 रुपये बन जाते हैं, यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो की। हम बात करेंगे SLR की, ये सारे के सारे टर्म्स की हम बात करेंगे, और ऐसे नहीं करेंगे कि आपको रटने पड़ेंगे, हम ऐसे बात करेंगे कि वास्तव में आपको पहली बार शायद जो है जीवन में ये समझ में आ जाएगा, टोटली समझ में आ जाएगा कि आरबीआई कैसे काम करती है, और आगे जाके आप यदि आरबीआई के गवर्नर बनेंगे तो वास्तव में आप पाएंगे कि आरबीआई ऐसे ही काम करती है। हम फिर जो है बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, WPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। हम बात करेंगे बैंकों की, कि कैसे जो है बैंक्स इतना सारा उधार लेते रहते हैं, कैसे बैंक फेल क्यों होते हैं। मैंने जब दोस्तों अपने सिटी बैंक के करियर की शुरुआत की थी 2008 में, मैंने सारी की सारी बैंकों को फेल होते हुए देखा। लीमन ब्रदर्स से चालू होकर हर हफ्ते जो है 2-2, 3-3 बैंकें फेल होती थी। हमारी सिटी बैंक भी 2-3 बार फेल हो जाती यदि जो है सेंट्रल बैंक ने, US की सेंट्रल बैंक ने उसको बेल आउट नहीं किया होता। उस समय इंडिया की आरबीआई ने भी जो है बैंकों को बचाया था, राइट। तो क्यों बैंक फेल क्यों होती है, इतना उधार कैसे ले पाती है, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, ये सब जो बातें करते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेवरेज रेशियो, ये सब क्या होता है, NPAs क्या होते हैं, और NPAs यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के साथ में कैसे हम बात करेंगे। कि आपको याद होगा दोस्तों कि एक यूरो संकट आया था, आपने सुना होगा पिग्स इकोनॉमी, जहाँ की पूरी देश की इकोनॉमी जो है डिफॉल्ट कर गई क्योंकि उनके बैंकिंग सिस्टम के अंदर इतने सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए थे। हम देखेंगे किस प्रकार 2014, 15, 16, 17 तक हमारे देश के भी जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या स्ट्रेस्ड एसेट थे, किस प्रकार से आपके इन पिग्स इकोनॉमी से भी ज़्यादा हो गए थे। और उसके बाद में IBC आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसने हमारी देश की इकोनॉमी को डिफॉल्ट करने से बचाया। और उसके बाद में ये IBC का कैसा जर्नी रहा, और आजकल जो डिबेट चल रहा है IBC के रिफॉर्म के बारे में, हम ये सारी की सारी बातें करेंगे, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट किस तरह से जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, आपके जो डेट मार्केट्स होते हैं, आपके इक्विटी मार्केट्स होते हैं, मनी मार्केट्स होते हैं, सरकार कैसे पैसा उठाती है, इन सभी की बातें करेंगे। और फिर जो है फाइनली हम बात करेंगे, अच्छा साथ में हम ये भी देखेंगे कैसे आपके ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस फेल होते हैं, लेकिन आपके सेबी और NSE जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इक्विटी एक्सचेंजेस, ये क्यों सेफ हैं क्रिप्टो के कंपैरिजन में। तो जो पूरी इन डेप्थ चीज़ें हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो UPSC पूछता रहता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की हम चर्चा करते रहेंगे। पेमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ जो डिजिटल रुपये जिसको ई-रुपी हम कह रहे हैं, और ओकेन वाला जो नेटवर्क आ रहा है, इन सब के बारे में वी विल टॉक। ये सब करने के बाद में वी विल मूव टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे हम बात करते हैं GDP की,
तो ये जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है, होती क्या है जीडीपी, राइट। जीडीपी के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कैसे विभाजित किया जाता है। जीडीपी के बारे में हम बात करते हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। एक बहुत ही फेमस इक्वेशन थी जीडीपी की, y इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। ये इतनी फेमस इक्वेशन थी कि उस समय इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज चालू नहीं हुआ था। यदि नोबेल प्राइज चालू होता तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को जो है नोबेल प्राइज मिलता। ये थी जॉन मेनर्ड कीन्स की। तो इसके अंदर y क्या होता है, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एन एक्स यानी एक्सपोर्ट्स। ये सब क्या होते हैं, ये सब एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसके हम विभक्त करेंगे कि क्या उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिसको पढ़ के आप, यदि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप परेशान होते रहेंगे, जिनका आप डेली बेसिस पे अखबारों में पढ़ते रहते हैं और जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको आएगा। ये सारी की सारी बातें हम विस्तार से बातें करेंगे इसके बारे में। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे उनका इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे देश का, हमारे देश का जीडीपी कैसे मेजर होता है और उसके सराउंडिंग जो डिबेट है 2014-15 के अंदर जो है देश की जीडीपी की मेजरमेंट की टेक्निक बदल दी गई थी। सडनली एकदम से सारे के सारे ग्रोथ नंबर्स बदल गए थे। क्या हुआ था? अभी रिसेंटली भी आप देखेंगे कि लगभग साल एक भर पहले जो हमारे देश के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने सडनली एक पेपर लिखा था और देश के जीडीपी की ग्रोथ रेट के बारे में कुछ क्वेश्चंस उठाए। क्या क्वेश्चंस उठाए थे, क्यों उठाए थे, क्या मेरिट या डीमेरिट है उनके अंदर, राइट। इस तरह की चीज़ों के बारे में हम इन डेप्थ जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी आपसे ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता है कि जो भी हालिया आपके देश की इकोनॉमी में जो डिबेट्स चल रहे होते हैं, आपका एक न्यूआंस व्यू होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि बातें क्या हो रही हैं। ओके, देन हम बात करेंगे 1990 से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, संक्षेप में उसकी वेरियस बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमी का सबसे मेजर जो वाटरशेड पॉइंट था 1991 के लिबरलाइजेशन। ओके, आप देखेंगे कई सारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलरली जो लेफ्ट लीनिंग इकोनॉमिस्ट होते हैं वो आपके 91 के लिबरलाइजेशन को देश की इकोनॉमी का ब्रेक नहीं मानते। वो 80s को जो है 1982-83 उस वाले पीरियड से आपकी देश की इकोनॉमी का फंडामेंटल ब्रेक मानते हैं। लेकिन 91 का ब्रेक जो है वास्तव में ब्रेक क्यों था, स्ट्रक्चरल ब्रेक क्यों था, ऐसा क्या बदला था। ओके, आप देखेंगे कि 91 के जो रिफॉर्म्स थे हमारे देश में, पहले लाइसेंस राज हुआ करता था, कोटा राज हुआ करता था, कैसे उसको डिसमेंटल किया गया, पूर्ण रूप से नहीं, अभी भी चलता है लेकिन काफ़ी सब्सटेंशियल रूप से। हम देखेंगे कैसे हमारे देश की जो सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें एक स्ट्रक्चरल ब्रेक आया। पहले हमारी सेविंग्स कम चलती रहती थी, उसके बाद में सडनली किस प्रकार से बढ़ी। हम देखेंगे कैसे उसके बाद में देश की इकोनॉमी ने रैपिड ग्रोथ की। हम देखेंगे कैसे जो है 91 के बाद में हमने पूरी अपने आप को दुनिया के लिए खोला, हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थे, ग्लोबलाइजेशन को हमने एम्ब्रेस किया था। ओके, हम देखेंगे किस प्रकार से हमने अपने आप को फॉरेन कैपिटल के लिए, बोथ एफडीआई एज वेल एज एफआईआई के लिए खोला। किस प्रकार से उसके पहले हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई चला करता था 91 से पहले, कैसे उसके बाद हम एक सॉलिड फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पर आए और जो है हमारी कंट्री को बैंकरप्ट होने से बचाया। साथ ही हम बात करेंगे एक फाइनल जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल ब्रेक था, किस प्रकार से पहले एक फ्रेज हुआ करता था प्री लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी में कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल करता था थ्रू पीएसयूज, ओके, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की थ्रू। हम देखेंगे किस प्रकार से 91 के बाद में हमारी जो देश की इकोनॉमी की सोच थी वो बदल के प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ी थी। जब हम इन 6 पिलर्स की बात करेंगे इस सेक्शन के अंदर, हम इनकी डेप्थ में जाएंगे। हम देखेंगे इनमें क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं, क्या करंट डिबेट्स चल रहे हैं, सरकार इनमें क्या कर रही है, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सर्विसेज वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग डिबेट की, जो कि एक तरफ जिसमें रघुराम राजन है जो हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे, कैसे वो कहते हैं कि सर्विसेज को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे जो हमारी जो पीएलआई की जो स्कीम्स आती है, परफॉर्मेंस लिंक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की, जिसकी वजह से कई सारे सेक्टर्स ने, पर्टिकुलरली स्मार्टफोन्स और इस तरह के सेक्टर्स ने ग्रोथ की है, राइट। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड जो है, क्या उसके ट्रेंड्स हैं, कौन हमारे अब पार्टनर्स बन रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, कैपिटल फ्लोज, फिस्कल लैंडस्केप, जहाँ पे
पहले FRBM एक्ट होता था, उसके बाद कोविड के बाद में फिस्कल ग्लाइड का कंसेप्ट आया, और अभी रिसेंट बजट के अंदर हमने कहा है कि अब हम फिस्कल डेफिसिट का एक्सप्लिसिट टारगेट छोड़ देंगे, अब हम डेट टू GDP वाले उसको हम धीरे धीरे कम करते रहेंगे। तो ये सब क्या है, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इन सारे के बारे में हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट GST, जो एक मेजर हमारा रिफॉर्म है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसमें कितना जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में रेवेन्यू स्पेंडिंग कितना होता है, अलग अलग सेक्टर्स में कितना होता है, कैपेक्स की स्पेंडिंग कितनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें। देन वी विल मूव ऑन टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वी विल पिक ईच सेक्टर, रोड, शिपिंग, रेलवेज, एयरपोर्ट, टेलीकॉम, और हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कितना बड़ा योगदान रहा है, कैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट पॉलिसीज प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेकर है। हम इसमें बात करेंगे गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स की, जिसमें मोस्ट नोटेबल है PM गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। देन वी विल मूव ऑन टू नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बना था, तो क्या ब्रेक आया, हाउ इज नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के क्या नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट इक्वली इम्पोर्टेंट फाइनेंस कमीशन, कि हमारा देश जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर फिस्कल फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप देखेंगे UPSC लगभग हर दूसरे तीसरे वर्ष में इसके ऊपर कोई ना कोई सवाल पूछता रहता है। और अभी रिसेंटली 16वां वित्त आयोग बना है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, तो इस साल जो है आपका डेफिनेटली फाइनेंस कमीशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट आवर एनर्जी सेक्टर ट्रांजिशन, कि किस प्रकार से क्लीन एनर्जी के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। मुझे लगता है कि DKT अपने माध्यम से ये इंश्योर करता है कि जो बच्चे कहीं भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनको वो प्रॉपर गाइडेंस मिले उन लोगों से जो कभी एक नॉर्मल एस्पिरेंट होते थे, बट अब क्योंकि लिस्ट में नाम आ गया है और वो कुछ इस तरफ हो गए हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुँचे, एक अनफिल्टर्ड मैसेज जो कोई कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो एक ड्रीम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी की एक कहानी सुनाना, एक टू द पॉइंट ये बताना कि उन्होंने लाइफ में क्या किया है। तो थैंक यू DKT, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड जॉब एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे को इंडियन इकोनॉमी को अप्रोच करना चाहिए। जो पर्टिकुलरली मेंस वाला पोर्शन होता है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप एक नैरेटिव सेट करते हैं, कैसे आप पूरी की पूरी उस चीज़ की कहानी को बताते हैं। और आप देखेंगे, यदि आप इस बुक के अंदर पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा था ना, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो एक एक जो पिछले साल के जो सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी को इस बुक के अंदर मैंने कवर करके कैसे उसके आंसर कॉन्स्ट्रक्ट करने हैं, वो चीज़ें आपको सिखाई। क्योंकि इंडियन जो इकोनॉमी होती है, उसके आंसर राइटिंग इज जस्ट लाइक अ स्टोरी टेलिंग। कि मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि एक सवाल आया था आपका कि 2018 के अंदर एक सवाल आया था, उसके पहले क्या है, पिछले 4-5 सालों के अंदर देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छा कर रही थी, तो इन्फ्लेशन भी कम था। तो क्वेश्चन आया था कि क्या हमने एक स्वीट स्पॉट इकोनॉमी के अंदर हासिल कर लिया, जहाँ पे हमारी ग्रोथ रेट हमेशा हाई रहेगी और इन्फ्लेशन हमेशा कम रहेगा, राइट। अब आपको क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या है पिछले 4-5 सालों में इकोनॉमी, राइट। कि मैंने आपको बताया हमारी ग्रोथ रेट भी हाई थी, इन्फ्लेशन भी लो था, ओके। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ओके। क्या हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर कोई फंडामेंटल कुछ जो है बेटर चीज़ें हुई, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चरली बेटर हो गए, या फिर ये आपके कुछ ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से था या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से था, जो जैसे ही रिवर्स होंगे वैसे ही जो है ये वाला सिनेरियो भी रिवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आंसर कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, राइट। फ्रेंड्स, इसमें आपको जैसे आप यदि मेरा ब्लॉग देखेंगे, मेरे ब्लॉग के अंदर आई थिंक मेरे अभी भी इकोनॉमिक्स के जो उस समय मैंने नोट्स लिखे थे, वो सारे के सारे नोट्स अभी भी उसके ऊपर है। प्लस जो है मैंने एक पर्टिकुलरली एक ब्लॉग लिखा था। आप में से मान लीजिए कोई यदि इकोनॉमिक्स ऑप्शन भी लेना चाहता है या इकोनॉमिक्स के GS3 के पेपर की भी तैयारी करना चाहता है, तो कैसे उन सारी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, वो भी इसके बारे में लिखा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से GS के अंदर इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को यदि इकोनॉमिक्स की प्रॉपरली तैयारी करनी है, तो आप कई सारे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। आप मेरे ब्लॉग को भी रेफ़र कर सकते हैं, मेरे जो ऑनलाइन नोट्स हैं उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। और यदि आपको कंसाइज तैयारी करनी है, तो आप मेरी बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, जो कि आपको अमेज़ॉन पर आप सर्च करेंगे मेरे नाम से, या इंडियन इकोनॉमी बाय गौरव अग्रवाल आपको मिल जाएगी, या फिर आपको किसी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। मैं बस इतना आपसे कहूँगा कि इकोनॉमी से घबराए नहीं,
और इकोनॉमी को कभी रटने की कोशिश ना करें, है ना। अपन कोई पिक्चर देखने जाते तो उसे रटते थोड़े, उस पिक्चर को समझते अपन, एंजॉय करते हैं, और धीरे धीरे फिर भी आपको पिक्चर की पूरी स्टोरी याद रहती है। उसी तरीके से आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। कोई स्टैटिस्टिक्स ये वो फलाना डिमा का मत रटें, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। कहानी सुनाना सीखें, और आप यदि ये करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।